एक्स्ट्रास डेथ, आई एम द सोन ऑफ हेडीज। अध्याय 1। मुझे पता है कि मैं इसे चोदने जा रहा हूँ। नियो ने बत्तख की तरफ देखा। उसने कुशलता से अपनी उंगलियां हिलाईं, कंट्रोलर पर बटनों को दबाया, दौड़ में अग्रणी स्थान बनाए रखने की कोशिश की। उसका चेहरा विकृत हो गया। वह पहले स्थान पर था, लेकिन वह जानता था कि वह हारने जा रहा है। वह बस जानता था, मैं निश्चित रूप से हारने जा रहा हूँ। दूसरा खिलाड़ी, उसका दोस्त, जल्दी से उसके पीछे आ गया। अचानक दूसरे बत्तख ने मिसाइल दागी और उसके बत्तख को उड़ा दिया। वह इसे चकमा नहीं दे पाया। भाड़ में जाओ, उसने लगभग कंट्रोलर फेंक दिया, लेकिन उसे इसकी कीमत याद आ गई और वह निराश भाव के साथ बैठ गया। बगल के कमरे से चिढ़ाने वाली हंसी गूंजी। हा हा हा, इस डैडी को नमन। नियो के चेहरे पर भाव और भी खराब हो गए। वह शर्त हार गया। उसे आज रात की पार्टी का खर्च उठाना होगा। सबसे खराब हिस्सा फ्रांसिस का शेख ही बघारना था। कमीना 1 हफ्ते तक घमंड करता रहेगा। अपनी उंगलियां फैलाते हुए नियो खड़ा हुआ और मैच के आखिरी और तीसरे खिलाड़ी क्लेन की पीठ थपथपाए। लगता है हमें बिल बांटना पड़ेगा। ओह, क्लेन का चेहरा लाल हो गया था और वह बेतुकी बातें कर रहा था। इससे पहले कि नियो उसे अच्छी तरह देख पाता, दरवाज़ा खुल गया और फ्रांसिस मुस्कुराते हुए अंदर आया। मेरे बेटों, दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बच्चे के लिए अपने पिता को हराना नामुमकिन है। क्या बकवास है, सिर्फ इसलिए कि तुम जीत गए, क्या तुमने वाकई अपने पिता को अपना बेटा कहा? नियो ने पलटकर जवाब दिया। वह क्लेन की ओर मुड़ा। अरे चलो। क्लेन लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। उसने अपना सिर नीचे किया और अपने हाथों को अजीब तरह से मोड़ते हुए लंगड़ाते हुए अपने पैरों को घसीटा। क्लेन, नियो ने सावधानी के साथ पूछा। उसका दोस्त क्लेन अजीब तरह से व्यवहार कर रहा था। क्या तुम ठीक हो? नियो ने क्लेन की ओर एक कदम बढ़ाया, तभी अचानक क्लेन ने ऊपर देखा। उसकी आंखें चमकीली लाल थीं और उसके चेहरे की त्वचा एक ज़ोंबी गाघर। क्लेन ने नियो पर झपट्टा मारा और उसकी गर्दन काटने की कोशिश की। शुद्ध प्रतिवर्त से नियो ने अपनी गर्दन मोड़ी और हमले को चकमा दिया, लेकिन क्लेन ने उसे नीचे धकेल दिया और उसके ऊपर बैठ गया। अर्गाग, रक्तलाल लार नियो पर गिर गई। अगर फ्रांसिस ने समय रहते क्लेन को लात नहीं मारी होती तो क्लेन उसे काट लेता। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है क्लेन। तुम क्या कर रहे हो? फ्रांसिस ने नियो को खड़ा करने में मदद करते हुए चिल्लाया। हालांकि वह जानता था, क्लेन उस समय अपने आप में नहीं था। जब नियो और फ्रांसिस ने अजीबोगरीब आवाज़ें सुनी तो उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया की। ये क्लेन से नहीं आ रही थी। बाहर हॉस्टल के यार्ड से मदद की चीखें और अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थीं। ज़ोंबी सर्वनाश, नियो ने पूछा। बेवकूफ़ बनना बंद करो नियो, ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है। ये क्लेन को बताओ। ज़ॉम्बीफाइड क्लेन खड़ा हो गया। फ्रांसिस की लात से उसका कंधा उखड़ गया था। हालांकि चोट का क्लेन पर कोई असर नहीं हुआ। हमें भागना चाहिए। नियो ने तुरंत काम किया। हालांकि वह फ्रांसिस की तरह शारीरिक रूप से प्रतिभाशाली नहीं था या क्लेन की तरह शैक्षणिक रूप से प्रतिभाशाली नहीं था, लेकिन वह अपने पैरों और कार्यों में तेज था। उसने फ्रांसिस को कमरे से बाहर निकाला और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया, जिससे क्लेन अंदर रह गया। ज़ॉम्बीफाइड क्लेन दरवाजे को खरोंचता रहा, लेकिन उसे खोलने के लिए घुंडी का इस्तेमाल नहीं किया। इसने नियो के ज़ॉम्बी सर्वनाश होने के अनुमान को पुख्ता किया। आखिरकार ज़ॉम्बी बेवकूफ़ थे। हमें क्या करना चाहिए? फ्रांसिस ने पूछा। हमें बाहर की स्थिति की जांच करने की ज़रूरत है। अगर यह वास्तव में ज़ॉम्बी सर्वनाश है तो हमें। नियो ने बोलना बंद कर दिया और खांसने लगा। उसका हाथ चमकीले लाल खून से लथपथ था। न नियो, तुम्हारा चेहरा। उसने अपना मुंह छुआ और पाया कि उसकी त्वचा छिलकेदार संतरे की तरह निकल रही है। अजीब बात है, उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। क्या ये क्लेन की लार से हुआ जो मुझ पर गिर गई थी? वह अपना वाक्य पूरा नहीं कर सका। उसकी दृष्टि घूम गई और वह बेहोश हो गया। अल्पविराम, उर्गहा, मुझे बकवास जैसा लग रहा है। नियो हड़बड़ाहट में उठा और जम्हाई लेते हुए अपनी आंखें रगड़ने लगा। उसे अजीब लगा। जब वह खड़ा हुआ तो उसने महसूस किया कि उसका दृष्टिकोण ऊपर था, जैसे कि वह लंबा हो गया हो। उसने अपनी भुजाओं को देखा तो पाया कि वे पीली सफ़ेद और पतली थीं। नियो के दिल में बेचैनी का एक अशुभ भाव प्रकट हुआ। उसे अपना शरीर इतना पराया क्यों लग रहा था? वह बाथरूम की ओर भागा और आईने में प्रतिबिंबित चेहरे को देखा। काले बाल, धंसे हुए गाल, लाल आंखें, तीखी ठोड़ी और एक ऐसा चेहरा जिसे कुपोषित न होता तो शायद सुंदर कहा जाता। कौन है ये? आईने में प्रतिबिंबित लड़का उसके साथ साथ चला गया। उस पल उसके दिमाग में यादों का सैलाब उमड़ पड़ा। उसे अपनी मौत का पल याद आ गया। ज़ॉम्बीफाइड क्लेन, ज़ॉम्बी सर्वनाश और लार की बूंद जिसने उसे संक्रमित किया और उसे मार डाला, शायद उसे ज़ॉम्बी में बदल दिया। ये सुखद नहीं था। अगर मैं मर गया तो मैं कहाँ हूँ? और ये शरीर मेरा नहीं है। उद्धरण चिन्ह, अल्पविराम, उद्धरण चिन्ह। क्या मैंने पुनर्जन्म लिया?
भारी सांस लेते हुए वह अपने कमरे में वापस आया और बिस्तर पर बैठ गया। कमरे से बाथरूम तक का चक्कर उसे थका देता था। या तो वह बहुत कुपोषित था या उसका शरीर कमजोर था। उम्मीद है ये दोनों नहीं था। अंत में उसे अपने पुनर्जन्म को स्वीकार करने में 2 दिन लग गए। वह मर गया और दूसरी दुनिया में चला गया। यह अविश्वसनीय था, लेकिन ये हुआ। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ? सैंडविच खाते हुए उसने खुद से बात की। वर्तमान में नियो अकेले एक अपार्टमेंट में रह रहा था। उसे कैसे पता चला कि वह अकेला रह रहा है? क्योंकि वहाँ केवल एक टूथब्रश था, जूते और कपड़े सभी एक ही साइज के थे और पिछले 2 दिनों में कोई भी अपार्टमेंट में नहीं आया था। दूसरी बात, जिस शरीर में वह स्थानांतरित हुआ उसका नाम भी नियो था। नियो हारग्रेव्स कुछ हद तक अमीर, क्योंकि वह अकेले एक अपार्टमेंट किराए पर ले सकता था, परिवार से कोई संपर्क नहीं था और डेमिगॉड अकादमी का छात्र था। डेमिगॉड अकादमी। नियो ने अपार्टमेंट में मिले अकादमी के स्वीकृति पत्र को खोला। एक अकादमी जहां देवता, जिनके पास देवताओं का खून होता है, प्रशिक्षण लेते हैं और अपनी शक्तियों से खुद को परिचित करते हैं। इस दुनिया में महाशक्तियां और जादू था। नियो को चौंक जाना चाहिए था, लेकिन ज़ोंबी सर्वनाश को देखने के बाद उसकी आश्चर्य की भावना सुन्न हो गई। डेमिगॉड अकादमी, इसका नाम उस उपन्यास में बताई गई अकादमी के समान ही है। होंठ चाटते हुए उसने पत्र खोला। चूंकि उसे अकादमी में स्वीकार किया गया था, इसलिए उसके पास भी एक देवता का खून था। लेकिन कौन सा, उसे नहीं पता था। पत्र के अनुसार उसे अपने ईश्वर रक्त को जगाने के बाद एक रहस्योद्घाटन के रूप में उत्तर प्राप्त होगा। अकादमी उसे जगाने में मदद करेगी। अचानक उसने अपने सिर के अंदर एक आवाज़ सुनी। डिंग। सिंक्रोनाइजेशन पूरा हुआ। सिंक्रोनाइजेशन पूरा हुआ। जागृत गॉड ब्लड जागृत। उपयोगकर्ता पंजीकृत कर रहा है। उपयोगकर्ता नियो हारग्रेव्स, आकाशिक रिकॉर्ड में पंजीकृत। जब नियो ने अपनी आंखों के सामने रेखाएं देखीं तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने उन्हें छूने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ बिना कुछ छुए ही निकल गया। गेम जैसी स्क्रीन को देखते हुए नियो कांपते होंठों से बोला, एस स्टेटस। उसकी आंखों के सामने एक स्क्रीन दिखाई दी। नियो हारग्रेव्स। रैंक नश्वर। आत्मीयता मृत्यु, छाया अंधकार, शून्य। रक्तरेखा मृत्यु का सम्राट। अद्वितीय कौशल मृत्यु। खोज कोई नहीं। स्थिति स्क्रीन उपन्यास सन ऑफ जियोस द लाइटनिंग थीफ जैसी ही थी। नियो को स्वीकार करना पड़ा कि वह उपन्यास की दुनिया के अंदर था। आखिरकार उसे समझ में आ गया कि पिछले 2 दिनों में वह इंटरनेट का उपयोग क्यों नहीं कर पाया। सन ऑफ जियोस द लाइटनिंग थीफ की दुनिया में केवल वे देवता ही इंटरनेट का उपयोग कर सकते थे जिन्होंने अपने गॉड ब्लड को जागृत किया था, जिसे आकाशिक रिकॉर्ड के रूप में भी जाना जाता था। उसने अपना स्मार्टफोन खोला और आकाशिक रिकॉर्ड इंटरनेट ऐप डाउनलोड किया। रिसीवर के रूप में अपने डिवाइस के साथ वह आकाशिक रिकॉर्ड के माध्यम से नेविगेट करता रहा। 1 घंटे की खोज के बाद उसने निष्कर्ष निकाला कि वह सन ऑफ जियोस की दुनिया में था और ऐसी दुनिया में नहीं जो इसके समान थी। वाह बकवास, उसने अपने माथे पर मालिश की। वैसे भी ये मोनार्क ऑफ डेथ वंश क्या है? वास्तव में वह जानता था कि यह क्या है, और यही समस्या थी। मोनार्क ऑफ डेथ हेड्स के वंश का नाम था, जो 3 महान देवताओं में से एक था। 3 महान देवताओं जियोस, हेड्स और पोसिडॉन में से केवल हेड्स के उपन्यास में कोई संतान नहीं थी। नियो हारग्रेव्स कौन है? वह उपन्यास में क्यों नहीं दिखाई दिया? मेरे पास अकादमी का स्वीकृति पत्र है, इसलिए उसे अकादमी जाना चाहिए था, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। फिलहाल कोई जवाब नहीं मिलने पर उसका ध्यान अद्वितीय कौशल पर गया। चूंकि मेरे पास एक महान देवता की रक्तरेखा है, इसलिए कौशल काफी मजबूत होना चाहिए। उसने मुस्कुराहट के साथ कौशल के विवरण की जांच की। अद्वितीय कौशल मृत्यु। कौशल प्रभाव, आप मर जाते हैं। क्या ये आपके विरोधियों की मृत्यु नहीं है, बल्कि आप मर जाते हैं, है? अगर मैं कौशल का उपयोग करता हूं तो मैं मर जाऊंगा। उसकी अभिव्यक्ति विकृत हो गई। उसे आखिरकार समझ में आ गया कि नियो हारग्रेव्स या हेड्स का कोई भी अन्य बच्चा उपन्यास में क्यों नहीं दिखाई दिया। वे सभी अद्वितीय कौशल का उपयोग करने के बाद मर गए। इस दुनिया में किसी को मजबूत बनने और रैंक बढ़ाने के लिए अपने अद्वितीय कौशल को प्रशिक्षित करना पड़ता है। अद्वितीय कौशल को पर्याप्त स्तर तक प्रशिक्षित करने के बाद कोई और अधिक अद्वितीय कौशल जागृत कर सकता है। क्या यह मेरी एकमात्र आशा है? नियो की नज़र क्वेस्ट भाग पर पड़ी। उपन्यास में किसी की भी स्थिति स्क्रीन में क्वेस्ट सेक्शन मौजूद नहीं था। यह शायद नियो के लिए एक अनूठा लाभ था। हालांकि इस समय कोई क्वेस्ट नहीं थी। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि कोई क्वेस्ट उसकी मदद करेगी। अगर ऐसा होता तो उसे नहीं पता था कि क्वेस्ट आने में कितना समय लगेगा। नियो को समस्या का समाधान खुद ही करना था। मैं बस मजबूत बनने की कोशिश छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। हेड्स की रक्तरेखा के साथ मेरे पास सबसे मजबूत बनने की क्षमता है।
यहाँ हार मान लेना बेवकूफ़ी है। मैं फिर से एक औसत दर्जे का जीवन नहीं जीना चाहता। अपने दोस्तों के विपरीत नियो बहुत होशियार या बहुत एथलेटिक नहीं था। उसकी सोच तेज थी, लेकिन उसे औसत कहने का यही दूसरा तरीका था। औसत, कोई भी सिर्फ औसत दर्जे का नहीं बनना चाहता था। नियो भी ऐसा ही था। मुझे मजबूत बनने के लिए अपने अनोखे हुनर को प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। उसकी समस्या का जवाब सरल था। पुनरुत्थान। उसे मरने के बाद खुद को पुनर्जीवित करना था। पुनरुत्थान आसान नहीं है। उसने एक हाथ से अपनी गर्दन के पिछले हिस्से की मालिश की और आह भरी। एक आदमी को वही करना चाहिए जो एक आदमी को करना चाहिए। उसने अपने बैग में खाने पीने की चीज़ें भरी और अपार्टमेंट में छिपा कर रखी हुई $10,000 की नकदी ले ली। ऐसे तरीके थे जो सिर्फ उसके जैसे पढ़ने वाले ही इस्तेमाल कर सकते थे। अपार्टमेंट से निकलकर उसने टैक्सी लेकर नज़दीकी बाजार की ओर प्रस्थान किया। सामग्री। सबसे पहले मुझे जड़ी बूटियां लेनी चाहिए। लूना फ्लेम, स्टारशेड, एम्बर थॉर्न। काल्पनिक लगने के बावजूद वे इस दुनिया में आम जड़ी बूटियां थीं। वह अस्त व्यस्त बाजार से होते हुए जड़ी बूटी की दुकान में दाखिल हुआ। रिसेप्शनिस्ट, एक बकरी के बाल, भारी भुजाएं और बकरी के निचले आधे हिस्से वाला आदमी, उसकी ओर मुड़ा। स्वागत है, मैं आपके लिए क्या ला सकता हूँ? मुझे लूना फ्लेम, स्टारशेड, एम्बर थॉर्न चाहिए। हमारे पास वे हैं। कृपया 1 मिनट रुकें। नियो ने रिसेप्शनिस्ट से दुकानदार को हल्की दिलचस्पी से देखा। इस दुनिया में हर किसी का एक वंश होता है जो उनके पूर्वजों से उत्पन्न होता है जो देवताओं के युग में रहते थे। दुर्लभ मामलों में कुछ के माता पिता स्वयं वंश के स्रोत थे। उनके माता पिता देवता या पौराणिक राक्षस हो सकते हैं। नियो को नहीं पता था कि वह हेड्स का बेटा है या उसे अपने पूर्वजों से वंश विरासत में मिला है जो हेड्स के बच्चे हो सकते हैं। जड़ी बूटियां हैं। तीनों के लिए $5,000 हैं। दुकानदार वापस आ गया। कीमत सुनकर नियो ने गहरी सांस ली। वह इतने पैसे से अपने गेमिंग सेटअप को अपग्रेड कर सकता था। हालांकि उसे इससे दुख हुआ, लेकिन उसने जड़ी बूटियां खरीद लीं। खरीदारी पूरी करने के बाद वह एक शराब की दुकान पर गया। दुकान के गेट पर गार्ड ने उसे रोक दिया। आप अंदर नहीं जा सकते। हम नाबालिगों को अनुमति नहीं देते। मैं डेमिगॉड अकादमी का छात्र हूँ। उसने अकादमी के स्वीकृति पत्र के साथ प्राप्त आईडी दिखाए। गार्ड का चेहरा आश्चर्य से सदमे में बदल गया और अंत में विस्मय में बदल गया। उसने अपनी मुट्ठी छाती पर रखकर सलामी दी। सर, मैं आपसे रूखा व्यवहार करने के लिए क्षमा चाहता हूँ। इसकी चिंता मत करो, नियो ने बेपरवाही से कहा। तो क्या मैं स्टोर में प्रवेश कर सकता हूँ? हाँ सर, हम अकादमी के एक छात्र को अपनी दुकान पर पाकर गौरवान्वित हैं। डेमिगॉड अकादमी महाद्वीप की सबसे बड़ी अकादमी थी। केवल देवताओं में से प्रतिभाशाली व्यक्ति ही इसमें प्रवेश कर सकते थे। अकादमी के छात्र जहां भी जाते थे उन्हें एक सेलिब्रिटी की तरह माना जाता था। शराब की दुकान में प्रवेश करते ही नियो के पास एक कर्मचारी आया। हम आपके लिए क्या ला सकते हैं सर? बहराम शराब, उसने कुछ देर सोचा। सबसे सस्ती वाली। कर्मचारी उसे एक वीआईपी कमरे में ले गए और उसे शराब लाने तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा। वह कमरे में दाखिल हुआ। कुछ मिनटों के बाद सुनहरी आंखों और तारे के आकार की पुतलियों वाला एक आदमी अंदर आया। ये बहराम शराब है जिसका आपने अनुरोध किया था सर। ये कितने की है? उसने बोतलें ले लीं। एक ब्रह्म शराब थी जिसका उसने अनुरोध किया था और दूसरी उच्च गुणवत्ता वाली शराब लग रही थी। यह मुफ्त है और यह गारगोल शराब है जो हमारी दुकान की खासियत है। यह एक उपहार है। इसके लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हमें गर्व है कि एक अकादमी का छात्र हमारी दुकान पर आया है। आपसे पैसे मांगना अकल्पनीय है। नियो के अविश्वास भरे चेहरे को देखकर उस आदमी ने अपनी हथेलियां आपस में रगड़ते हुए कहा, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको हमारी शराब पसंद है तो हमें उम्मीद है कि आप अपने साथी अकादमी के छात्रों को हमारी दुकान के बारे में बताएंगे। नियो ने डेमिगॉड अकादमी के प्रभाव को कम करके आंका था। हालांकि यह सच था कि केवल प्रतिभाशाली डेमिगॉड ही वहां जाते थे। उनमें से ज़्यादातर अमीर थे और उनके प्रभावशाली संबंध थे। हर कोई उनसे कुछ न कुछ लेना चाहता था। अपने हाथों में मुफ्त शराब देखकर उसे जड़ी बूटी की दुकान याद आ गई। उसे वहां भी अपनी पहचान बतानी चाहिए थी। धन्यवाद, मैं अपने दोस्तों को आपकी दुकान के बारे में बताना याद रखूंगा। ये हमारी खुशी है। वह संतुष्ट होकर दुकान से चला गया। मेरे पास जड़ी बूटियां और शराब है। अब पुनरुद्धार अनुष्ठान के लिए केवल 2 चीजें बची हैं, एक जीवित बलिदान और दिव्य जल। चूंकि वह खुद को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए बलिदान किसी ऐसे व्यक्ति का होना चाहिए जो उसके जैसा हो। बलिदान एक देवता का होना चाहिए, यदि संभव हो तो एक शक्तिशाली देवता के रक्त के साथ। दिव्य जल को जीवित बलिदान की तुलना में प्राप्त करना कठिन था। यह एक राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित रहस्य था और केवल सबसे शक्तिशाली देवताओं की ही इस तक पहुंच थी।
इसे प्राप्त करना सामान्य देवताओं के लिए असंभव था जब तक कि वे नियो की तरह उपन्यास न पढ़ें। उसने आकाशिक रिकॉर्ड इंटरनेट पर नक्शा देखा। अरे, ओकाहामा बीच इतनी दूर क्यों है? नियो ने बुलेट ट्रेन ली। उसे उस शहर तक पहुंचने में 8 घंटे लगे जहां ओकाहामा बीच स्थित था। स्टेशन पर उतरने के बाद वह समुद्र तट पर गया और किराए की दुकान से स्कूबा डाइविंग गियर लाया। गोता लगाने से पहले उसने एक छोटा ब्रेक लिया। मुझे बकवास लग रहा है। वह थका हुआ था, उसका शरीर बहुत कमज़ोर था। सिर्फ यात्रा करना ही उसे ऐसा महसूस कराने के लिए पर्याप्त था जैसे उसने 100 किलोमीटर की मैराथन दौड़ लगाई हो। वह चाहता था कि कोई और उसे दिव्य जल ला कर दे, लेकिन वह जगह जहां वह इसे प्राप्त करने जा रहा था एक रहस्य था जो अगर लीक हो जाता तो राष्ट्रों के बीच युद्ध शुरू हो सकता था। दिव्य जल बहुत कीमती था। हर कोई इसे जितना संभव हो सके उतना प्राप्त करना चाहता था। ठीक है, मैं तैयार हूँ। नियो नाव को उस स्थान पर ले गया जो उसे याद था। उसने ऑक्सीजन मास्क पहना और पानी में गोता लगाया। समुद्र न तो ठंडा था और न ही गर्म। वह मछलियों के झुंड देख सकता था। कुछ मछलियां चमकीले रंग की थीं, कुछ पर धारियां थीं जबकि कुछ बड़ी थीं और अकेले चलती थीं। चूंकि वह समुद्र तट के पास था इसलिए वह काफ़ी जल्दी समुद्र तल पर पहुंच गया। उसने समुद्री गुफा की खोज शुरू की। जब तक उसे समुद्री गुफा का प्रवेश द्वार मिला उसे लगा कि वह थकावट से मरने वाला है। ये सुनिश्चित करने के बाद कि प्रवेश द्वार चिन्हित नहीं था, वह प्रवाल भित्तियों के बीच की संकरी जगह में घुस गया। ये तंग था, अगर वह थोड़ा कम पतला होता तो वह इसमें प्रवेश नहीं कर पाता। नियो एक जल गुफा के अंदर पहुंचा। गुफा के अंदर हवा थी, इसलिए उसने श्वासयंत्र हटा दिया और सांस ली। चमकती हुई फफूंदों की वजह से गुफा में मंद रोशनी थी। इसके बीच में एक छोटा तालाब था। लगता है कि जलपरियों ने अभी तक इस जगह को नहीं पाया है। जब उसने गुफा के प्रवेश द्वार को बिना सुरक्षा के देखा तो उसे यह पता चल गया, लेकिन खाली गुफा को देखकर उसके संदेह की पुष्टि हो गई। उपन्यास में ये गुफा जलपरी साम्राज्य द्वारा खोजी गई होगी और उनकी संपत्ति का हिस्सा बन गई होगी। उसे नहीं पता था कि यह कब होना चाहिए था। ये जगह तब सामने आई जब नायक द्वारा गंभीर रूप से घायल एक खलनायक भाग्य से इस जगह पर पहुंचा और दिव्य जल का उपयोग करके खुद को ठीक करने और मजबूत करने के लिए गार्ड जलपरियों को मार डाला। खलनायक ने जलपरियों के देश में तबाही मचाई और बाद में नायक द्वारा पराजित किया गया। इस घटना के कारण नायक जलपरियों के देश की राजकुमारी के करीब आ गया। अब ये सारा दिव्य जल मेरा है। नियो को दिव्य जल चुराने के लिए दोषी महसूस नहीं हुआ। कोई दिव्य जल नहीं इक्वल्स खलनायक के लिए खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं इक्वल्स जलपरी का साम्राज्य नष्ट नहीं हुआ। वह दिव्य जल लेकर समस्या को उसके मूल में ही हल कर रहा था। अपनी वीर भावना से प्रेरित होकर उसने तालाब में ब्रह्म शराब डाली और जड़ी बूटियां भी उसमें डाल दीं। जड़ी बूटियां जल्दी से पिघल गईं और शराब के निशान वाली एक मीठी सुगंध गुफा में फैल गई। उसने अपने कपड़े उतारे और शराब के स्वाद वाले तालाब में कदम रखा। केवल एक चीज बची थी, बलिदान। खैर, बलिदान था। नियो। योजना सरल थी। नियो खुद को पुनर्जीवित करने के लिए खुद को बलिदान कर देगा। यह अनुष्ठान में एक खामी थी, लेकिन नियो का मानना था कि उसे हेड्स के बेटे मृत्यु पर शासन करने वाले देवता को कम से कम इतनी छूट तो मिलनी ही चाहिए। ग्रिम रीपर्स इस पर ध्यान नहीं देंगे। शायद अगर यह सफल नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा। उसने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। सच कहा जाए तो वह खुद को बलि के रूप में इस्तेमाल नहीं कर रहा था क्योंकि उसके पास बलि देने के लिए कोई देवता नहीं था। ऐसे कमीनों की कोई कमी नहीं थी जो मौत के हकदार थे। हालांकि पुनरुत्थान अनुष्ठान की सफलता की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए बलिदान को शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से पुनर्जीवित होने वाली आत्मा के जितना संभव हो सके उतना करीब होना चाहिए। वह व्यक्ति कौन था जो दिखने में उसके जैसा था, उसके समान मूल्य थे और जिसने उसके जैसा जीवन जिया था? नियो खुद वह व्यक्ति था। इसलिए खुद को बलिदान करना सबसे अच्छा विकल्प था। तालाब में खुद को डुबोने के बाद नियो ने सभी चरण पूरे कर लिए थे। अब उसे खुद को मारना था, ग्रिम रीपर से बातचीत करनी थी और वापस लौटना था। यहाँ कुछ नहीं होता। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने अनोखे कौशल को सक्रिय किया। मौत। ठंड थी। नियो को लगा कि वह अचानक सर्दियों के क्षेत्र में आ गया है। उसी समय उसके अंदरूनी अंग जल रहे थे। लहरें उसे खींच रही थीं। जब उसने महसूस किया कि कुछ उसकी पीठ को छू रहा है तो उसने अपनी आंखें खोली और खुद को समुद्र तट पर पाया। आसमान काला था और 3 विशाल लाल आंखें ऊपर से नीचे देख रही थीं। रेत काली, चिपचिपी और बासी थी। हवा कठोर थी। हर बार जब वह सांस लेता तो उसे ऐसा लगता कि वह अपने फेफड़ों से ठोस पत्थरों को धकेल रहा है। ये जगह अंडरवर्ल्ड थी, वह जगह जहां आत्माएं मृत्यु के बाद आती हैं। कोई स्वर्ग या नर्क नहीं था, बस इस नारकीय जगह में किसी के जीवनकाल के समाप्त होने के बाद अंतहीन दर्द था। तुम यहाँ हो, हे सम्राट के बच्चे। एक कर्कश आवाज उसके कानों के पर्दों पर गूंज उठी।
उसने अंधेरे में लिपटी एक आकृति को अपनी ओर आते देखा। उसका शरीर लबादे के अंधेरे में छिपा हुआ था, केवल नीली लपटों के 2 गोले दिखाई दे रहे थे जिन्हें नियो ने उसकी आंखें समझा। हमारे साथ आओ, हे सम्राट के बच्चे, हम तुम्हें नदी पार करने में मदद करेंगे। आकृति ने नियो को लाने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन अचानक वह रुक गई। ये गंध, हे सम्राट के बच्चे, तुम बलिदान की गंध क्यों ले जा रहे हो? अचानक उसकी आवाज़ अस्त व्यस्त हो गई, जैसे किसी बंशी की चीख। अचानक उसकी आवाज़ अस्त व्यस्त हो गई, जैसे किसी बंशी की चीख। कौन हिम्मत करता है कि सम्राट के बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए? मुझे उनके नाम बताओ, भले ही वे 10,000 साल बाद नदी पर आएं, हम तुम्हें याद रखेंगे, हे सम्राट के बच्चे, और उन्हें तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उसका दंड देंगे। ग्रिम रीपर नियो की ओर से क्रोधित लग रहा था। यह एक अच्छा संकेत था। उम्मीद है कि ग्रिम रीपर नियो के पक्ष में पक्षपाती था। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो अनुष्ठान जारी रखते हैं। यदि तुम ऐसा चाहते हो, हे सम्राट के बच्चे, हम अनुष्ठान शुरू करेंगे। लेकिन यदि तुम बदला लेना चाहते हो तो बस एक शब्द बोलो, हम उनकी मृत्यु को कल्पना से परे दर्दनाक बना देंगे। आवाज़ नियो की रीढ़ में गूंज उठी। तो 500 साल पहले किए गए वादे के अनुसार आप, जो बलिदान हो चुके हैं और एक की सुगंध ले जा रहे हैं, को पुनर्जीवित करने के लिए दूसरी आत्मा के बदले में लिया जाना चाहिए। हालांकि आदान प्रदान निष्पक्ष होना चाहिए, दोनों आत्माएं समान होनी चाहिए, और हम पुनर्जीवित आत्मा के शरीर की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। यदि बर्तन क्षतिग्रस्त हो जाता है तो पुनर्जीवित आत्मा पुनर्जीवित होते ही मर जाएगी। क्या आप अभी भी अनुष्ठान जारी रखना चाहते हैं? नियो ने सिर हिलाया। उसका शरीर क्षतिग्रस्त नहीं था, इसलिए उसे पुनर्जीवित किया जा सकता था, बशर्ते वह जल्दी वापस आ जाए। मुझे बताओ, वह आत्मा कौन है जिसे तुम पुनर्जीवित करना चाहते हो? मेरी। अचानक कुछ देर के लिए चुप्पी छा गई। कृपया फिर से बताओ, मैं जिस आत्मा को पुनर्जीवित करना चाहता हूँ वह मेरी है। मैं भी बलिदान हूँ। क्या यह नियमों के विरुद्ध है? नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता। चुप्पी। तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? मुझे वापस भेज दो। आह, कृपया रुको, हे सम्राट के बच्चे। स्थिति की सरासर मूर्खता ने ग्रिम रीपर को विराम दिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। हालांकि तुम्हारे शब्द 500 साल पहले किए गए वादे के नियमों के विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन वे गलत लगते हैं। हम सम्राट के साथ कार्रवाई के अगले चरण की पुष्टि करेंगे। तुम इतनी छोटी सी बात पर महान देवता हेड्स को परेशान करने जा रहे हो। नियो ने तुरंत कहा। हेड्स के महान देवता शायद अन्य देवताओं की तरह अन्य मनुष्यों और उनके बच्चों को अपने विषयों से अधिक कुछ नहीं मानते थे। नियो जानता था कि वह पुनरुद्धार अनुष्ठान में एक खामी का दुरुपयोग कर रहा था। तो अगर महान देवता हेड्स को पता होता कि वह क्या कर रहा है, तो वह उसे पुनर्जीवित करने से इनकार कर देता। नियो को ग्रिम रीपर को महान देवता हेड्स के पास जाने से रोकना था। तुम्हारा काम क्या है? आत्माओं को नदी पार करने में मदद करना। हाँ, लेकिन बस इतना ही नहीं। तुम महान देवता हेड्स के भरोसेमंद सेवक हो, जिन्हें एक महत्वपूर्ण काम दिया गया था। अगर तुम हर छोटी छोटी बात में महान देवता हेड्स से मदद मांगने जा रहे हो, तो यहाँ तुम्हारे होने का क्या मतलब है? तुम्हें खुद ही निर्णय लेने होंगे। यही तुम्हें करना चाहिए। लेकिन वर्तमान स्थिति असामान्य है। यह कोई निर्णय नहीं है, हम अपनी पसंद से निर्णय ले सकते हैं। तो फिर मैनुअल देखें। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ग्रिम रीपर उलझन में था कि नियो के शब्दों का क्या मतलब था। हालांकि उसने सुना, नियो जैसा कोई व्यक्ति जो मृत्यु का खून ले जाता है, स्वाभाविक रूप से उससे ऊपर था, और हेड्स के विश्वसनीय सेवक के रूप में ग्रिम रीपर के लिए अपने स्वामी के परिजनों के साथ शालीनता से पेश आना स्वाभाविक था। ग्रिम रीपर का सीना गर्व से फूल गया जब उसे एहसास हुआ कि वह हेड्स का विश्वसनीय सेवक है। तुम क्यों सोचते हो कि हर चीज़ के लिए मैनुअल है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम डॉट। मुझे नहीं पता। टच। नियो की नज़र तेज हो गई, जिससे ग्रिम रीपर ने ध्यान दिया। मैनुअल नए लोगों को ये सिखाने के लिए होते हैं कि किसी खास परिस्थिति के आने पर क्या करना चाहिए। लेकिन हमें 500 साल पहले किए गए वादे के बारे में कोई मैनुअल नहीं दिया गया। एक मैनुअल है। वादा क्या था? एक आत्मा को पुनर्जीवित करने के लिए जब एक आत्मा एक की सुगंध में लिपटी हुई समान विनिमय में बलिदान की जाती है। तो आप जाए, आपका मैनुअल तैयार है। इसका उपयोग करके देखो कि मेरे पुनर्जीवन में कोई समस्या है या नहीं। नियो ने गंभीर भाव से पूछा, क्या मैं किसी आत्मा को पुनर्जीवित करने जा रहा हूँ? हाँ। क्या मैं उस एक की सुगंध से आच्छादित हूँ? हाँ। क्या आत्माओं का आदान प्रदान उचित है? हाँ। तो क्या अनुष्ठान की शर्तों में कोई समस्या है? नहीं, हमें कोई समस्या नहीं दिखती। नियो ने जल्दी से अपनी मुस्कान छिपाई और अपना मुंह खोला। देखो, मैं जानता था कि महान देवता हेड्स ने तुम्हें अपना सहायक क्यों चुना। तुम अपने काम में सक्षम हो। आजकल तुम्हारे जैसे लोग मिलना मुश्किल है। ग्रिम रीपर ने अपना सिर ऊपर नीचे हिलाकर सिर हिलाया। उसकी आवाज़ नर्म हो गई।
हे सम्राट के बच्चे, तुमने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हम तुम्हारी उदारता के लिए तुम्हारा धन्यवाद करते हैं। अब हम अनुष्ठान पूरा करते हैं। ग्रिम रीपर के हाथ से धुएं की एक किरण निकली और नियो को घेर लिया। नियो को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। धुआं उसके छिद्रों में घुस गया और अचानक उसका दम घुटने लगा। वह वापस पानी की गुफा में था। अद्वितीय कौशल अनुभव जोड़ एक अद्वितीय कौशल मृत्यु 1/10। अपनी आंखों के सामने स्क्रीन को देखते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने ये कर दिखाया। नियो मौत के आलिंगन से वापस आ गया। अब मुझे बस इसे कुछ और बार करने की ज़रूरत है। यह एक लंबा दिन होने वाला था। नियो ने जोर से सांस ली। उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। मौत थका देने वाली थी। उसकी उंगलियां अनियंत्रित रूप से हिल रही थीं और उसे अपने शरीर को हिलाने में परेशानी हो रही थी। अरे, पुनर्जीवित होना बहुत बुरा लगता है। कुछ गहरी सांसें लेने के बाद वह फिर से जाने के लिए तैयार था। उसने खुद को तालाब में डुबोया और अपने कौशल को सक्रिय किया। मरने की अनुभूति अब उसके लिए अजनबी नहीं थी। इस बार उसे ध्यान से महसूस करने का अवकाश था। पहले वह अपनी इंद्रियों पर ध्यान देने के लिए बहुत घबराया हुआ था। गुरुत्वाकर्षण गायब हो गया और एक तात्कालिक खिंचाव ने उसके शरीर को झटका दिया। उसे ठंड लग रही थी और उसके अंदरूनी हिस्से जलने लगे। अपनी आंखें खोलकर उसने खुद को अंडरवर्ल्ड में पाया। सम्राट के बच्चे, तुम वापस क्यों आए? ग्रिम रीपर, अभी भी उसी स्थान पर जहां वे पिछली बार मिले थे, ने नियो से पूछा। नियो ने अपने शरीर से रेत के चिपचिपे कणों को थपथपाया और खड़ा हो गया। पिछली सफलता के बाद वह अधिक आश्वस्त था। मैं यहाँ पुनरुद्धार अनुष्ठान के कारण आया हूँ। क्या तुम मुझे वापस भेज सकते हो? हम कर सकते हैं। ग्रिम रीपर, जो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, ने सिर हिलाया। उसे विश्वास था कि पुनरुद्धार अनुष्ठान में अनुभवहीन नियो ने गलती से फिर से खुद को बलिदान कर दिया होगा। हम तुम्हें वापस भेज देंगे, लेकिन कृपया गलती से फिर से वापस मत आना। मृत्यु कोई बच्चों का खिलौना नहीं है। जीवित लोगों को इसे बार बार नहीं छूना चाहिए। ग्रिम रीपर ने नियो को गलती के लिए माफ करने का फैसला किया। आखिरकार वह महान देवता हेड्स की रक्त रेखा को लेकर आया था। वह राजसी था। तो अलविदा, हे सम्राट के बच्चे। हम तुम्हारे लिए एक धन्य जीवन की कामना करते हैं। ग्रिम रीपर से काले बादल बाहर निकले और नियो की आत्मा को वापस उसके शरीर में भेज दिया। अद्वितीय कौशल अनुभव जोड़ एक अद्वितीय कौशल मृत्यु 2/10। वह कराहते हुए उठा। तालाब के अंदर पानी छलकने लगा, जिससे उसे थोड़ी ठंड लग गई। ब्रर, मुझे इसे जल्दी खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो इस कमज़ोर शरीर के साथ मुझे सर्दी लग सकती है। वह तालाब में गोता लगाया और तीसरी बार मृत्यु कौशल का इस्तेमाल किया। उसके शरीर में वही जानी पहचानी अनुभूति हुई। फिर से, हमें उम्मीद है कि हम गलत हैं, लेकिन हे सम्राट के बच्चे, क्या तुम ये जानबूझकर कर रहे हो? जैसे ही नियो समुद्र तट पर उठा, वह क्रोधित ग्रिम रीपर के सामने आया। ग्रिम रीपर की आंखों में आग की लपटें भड़क उठीं। क्या तुम मृत्यु को कम आंकने की हिम्मत कर रहे हो? भले ही तुम सम्राट के बच्चे हो, तुम मृत्यु से ऊपर नहीं हो। नियो की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। हवा भारी हो गई और वह नियो को अपने वजन के नीचे कुचल रही थी। नियो के पैर कांपने लगे। उसके दांत बजने लगे। फिर भी उसकी आंखें शांत रहीं। उनमें डर का एक भी अंश नहीं था। वह पीछे हटे बिना ग्रिम रीपर को घूरता रहा। नियो के हाव भाव देखकर ग्रिम रीपर शांत हो गया। क्या बात है, हे सम्राट के बच्चे? क्या तुम्हें कुछ कहना है? मैं प्रशिक्षण ले रहा हूँ। प्रशिक्षण ले रहा हूँ। नियो ने अपने होंठ सिकोड़े। क्या तुमने खुद नहीं कहा? मैं महान देवता हेडिस का बच्चा हूँ, वह देवता जो मृत्यु पर शासन करता है। लेकिन मैं मृत्यु के बारे में कुछ नहीं जानता। महान देवता हेडिस का बेटा अपने क्षेत्र के बारे में कैसे नहीं जान सकता? यह उसके लिए अपमानजनक है। इसलिए मैं खुद इसका अनुभव करके मृत्यु के बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके शब्दों ने ग्रिम रीपर के दिल को छेद दिया। ग्रिम रीपर का शरीर कांप उठा। जब नियो ने सोचा कि वह हमला करने जा रहा है, तो वह एक घुटने पर बैठ गया और झुक गया। हे सम्राट के बच्चे, हम आपके इरादों को समझने में असमर्थ होने के लिए क्षमा चाहते हैं। आप बहुत आगे देख रहे थे और फिर भी हमने आप पर चिल्लाने की हिम्मत की। कृपया हमें अपने जीवन का बलिदान करके इस अक्षम्य पाप का भुगतान करने की अनुमति दें। ग्रिम रीपर ने अपना हाथ उठाया। अंधेरे का एक बादल बाहर निकला और एक काली दरांती में बदल गया। दरांती ग्रिम रीपर का सिर काटने ही वाली थी कि नियो बोला, इसे रोको। उसने एक कदम बढ़ाया और ग्रिम रीपर के सामने खड़ा हो गया, अपनी लाल आंखों से उसे नीचे देखते हुए। तुम अपना काम कर रहे थे। मुझे खुशी है कि तुमने अपने सिद्धांतों के लिए खड़े होकर मेरा सामना किया, भले ही तुम्हें अपने गुरु के बच्चे के रूप में मेरा सामना करना पड़ा हो। हे बच्चे के, ग्रिम रीपर के शब्द घुट गए। हे सम्राट के महान बच्चे, हम तुम्हारी उदारता के लिए तुम्हारा धन्यवाद करते हैं। ग्रिम रीपर ने जिस तरह से उसे संबोधित किया वह बदल गया।
इसका मतलब था कि उसने आखिरकार नियो को हेडिस के परिजन और मृत्यु के साथी के रूप में स्वीकार कर लिया। खड़े हो जाओ। नियो ने ग्रिम रीपर को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की। जब उसने उसके लबादे को छुआ तो उसकी उंगलियों के माध्यम से उसके शरीर में एक ठंडी ठंडक फैल गई। उसने मुश्किल से अपना चेहरा सीधा रखा और खुद को मूर्ख बनाने से बचने में कामयाब रहा। अब क्या तुम मुझे वापस भेज सकते हो? हम कर सकते हैं, लेकिन क्या कोई समस्या है? नहीं, हालांकि हे सम्राट के महान बच्चे, जबकि तुमने कोई नियम नहीं तोड़ा है, तुमने अपनी आत्मा से बार बार मृत्यु को छुआ है। यदि तुम अपनी आत्मा को आराम नहीं करने दोगे तो तुम हार जाओगे, तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारी आत्मा भ्रष्ट हो जाएगी। जब ऐसा होगा तो मैं तुम्हें वापस जीवन के दायरे में नहीं भेज पाऊंगा। नियो को ग्रिम रीपर की बातों पर यकीन करना मुश्किल लगा। हालांकि वह जानता था कि ग्रिम रीपर के पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था। इसके अलावा नियो ने आखिरी खंड नहीं पढ़ा था जहां देवताओं का परिचय दिया गया था और इस दुनिया के बारे में उसका ज्ञान सर्वशक्तिमान नहीं था। उसे सावधान रहना था। अभी वह अपनी असली मौत के बहुत करीब आ गया था। अंडरवर्ल्ड में अनंत काल बिताने के विचार से उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई। नियो के भावहीन चेहरे को देखकर ग्रिम रीपर को पता चल गया कि वह बदलने लगा है। विनाशकारी समाचार सुनने के बाद वह बहुत शांत था। हालांकि ग्रिम रीपर को यह बदलाव बुरा नहीं लगा। यह उसकी नज़र में एक बड़ा बदलाव था। महान देवता हेड्स के बेटे में ऐसे गुण होने चाहिए। उसे मौत से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे नियंत्रित करने का तरीका खोजना चाहिए, बिल्कुल नियो की तरह। शायद अगर वह ऐसा कर सकता है तो वह कर सकता है जो सम्राट के दूसरे बच्चे करने में असफल रहे। हेड्स के बहुत से बच्चे असफल रहे हैं। अगर नियो खुद को योग्य साबित कर सकता है तो ग्रिम रीपर ने सोचा कि उसमें निवेश करना बुरा नहीं होगा। ऐसा सोचते हुए ग्रिम रीपर ने मन बना लिया, इससे नियो को मदद मिलेगी। हे सम्राट के महान बच्चे, तुम फिर से 3 बार अंडरवर्ल्ड में लौट सकते हो, लेकिन उसके बाद तुम्हें कम से कम 3 दिन आराम करना होगा। हम तुम्हें अभी वापस भेज देंगे। अगर तुम प्रशिक्षण जारी रखना चाहते हो तो हम यहाँ तुम्हारा इंतजार करेंगे। तो मैं ऐसा करूँगा। ग्रिम रीपर ने उसकी आत्मा को जीवित दुनिया में वापस भेज दिया। वापस आने के बाद नियो ने बढ़ते हुए एक्सपी को देखा। उसने ग्रिम रीपर के निर्देशानुसार आराम करने से पहले एक्सपी को सीमा तक बढ़ाने का फैसला किया। अल्पविराम। अंडरवर्ल्ड। जब नियो की आत्मा जीवित दुनिया के लिए रवाना हुई तो हवा में मडराती 3 विशाल आंखें झपक उठीं। आकाश का अंधेरा एक पतली मुस्कान में बदल गया। उन्होंने सब कुछ देख लिया था। अंडरवर्ल्ड में नियो की पहली उपस्थिति से लेकर ग्रिम रीपर के खिलाफ उसकी चालबाजी और उसके दृढ़ संकल्प तक, जिसने उसे प्रशिक्षण जारी रखने की अनुमति दी, भले ही उसे बार बार खुद को मारना पड़े। मृत्यु सरल नहीं थी। एक बार इसे छूने के बाद कई आत्माएं पागल हो गईं। मृत्यु का पागलपन और भय सभी को भ्रष्ट कर सकता है। फिर भी नियो इसे 2 बार छूने के बाद भी खड़ा था। उसने भविष्य में कई बार मृत्यु से मिलने की योजना बनाई। उसमें उसका उत्तराधिकारी बनने की क्षमता थी। आसमान लगातार मुस्कुराता रहा, खुश होता रहा, क्योंकि वह भविष्य के खुलने का इंतजार कर रहा था। अल्पविराम। पानी के नीचे की गुफा। अचू अचू। नियो ठंड से कांप रहा था। दिव्य जल शरीर को ताकत देने वाला था, और जबकि वह महसूस कर सकता था कि उसका शरीर मजबूत हो रहा है, वह इतना कमजोर था कि कुछ मिनटों तक दिव्य जल के अंदर रहने से उसे ठंड लग गई। मुझे इस शरीर के बारे में कुछ करने की जरूरत है, अचू। नियो ने अपने शरीर को तौलिए से पोंछा और कुछ मिनट तक कपड़े पहने रहे। वह दिव्य जल तालाब के किनारे बैठ गया। ठंड है। कुछ मिनटों के बाद उसने अपने कपड़े उतारे और दिव्य जल तालाब में फिर से प्रवेश किया। बार बार मरना उसके शरीर और आत्मा पर भारी पड़ रहा था, लेकिन वह प्रशिक्षण बंद नहीं कर सका। यह अवसर एक वरदान था। आखिरकार एक भाग्य खर्च करने के बाद भी दिव्य जल की एक शीशी मिलना दुर्लभ था। नियो अपने लिए एक पूरा तालाब इस्तेमाल कर रहा था, और वह अंडरवर्ल्ड का दौरा करने के बाद वापस आ सकता था। पूरे इतिहास में 5 से भी कम नश्वर लोगों ने वही उपलब्धि हासिल की है। उसने खुद को तालाब में डुबोया और कौशल को सक्रिय किया। वजनहीनता का एहसास हुआ। उसका शरीर झटका खा गया और वह अंडरवर्ल्ड में पहुंच गया। हम तुम्हें वापस भेज देंगे। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, काले धुएं के बादल ने उसे ढंक लिया और वह दिव्य जल तालाब के अंदर जाग गया। नियो का शरीर तीव्रता से कांप रहा था। उसके दांत बज रहे थे और उसकी आंखें लाल हो गई थीं। वह बस रुकना चाहता था। हालांकि वह अपना संकल्प दृढ़ किया और पाताल लोक में वापस लौट आया। पाताल लोक में पहुंचकर उसने देखा कि उसका रंग पीला पड़ गया था। सीधे खड़े होने से ही उसका बहुत कुछ खत्म हो गया। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। ग्रिम रीपर ने चुपचाप उसके संकल्प को देखा और उसे वापस भेज दिया। ब्लरग। पानी की गुफा के अंदर जागते हुए नियो ने खून उगल दिया। वह अपने घुटनों पर गिर गया। उसकी दृष्टि घूम रही थी और वह अपने अंगों में ताकत नहीं डाल पा रहा था। सो मत जाना, सो मत जाना। उसने अपनी जीभ काट ली।
उसके होठों के कोने से खून टपकने लगा। उसने अपना कौशल फिर से सक्रिय कर दिया। हे सम्राट की महान संतान, तुमने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। कृपया इसे हमारी ओर से उपहार के रूप में लें। नियो को लगा कि उसके माथे पर ठंडी हड्डियां छू रही हैं। हालांकि उसके पास अपना सिर उठाकर ये देखने की ऊर्जा नहीं थी कि उसे क्या छू रहा है। उसके दिमाग में अज्ञात जानकारी उभरी। हम अपनी अगली मुलाकात का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। काले बादल ने उसकी आंखों को ढक लिया। नियो वापस गुफा में आ गया। उसने अपना सिर झुकाया और तालाब की सीमा देखी। ये सिर्फ एक हाथ की दूरी पर था, लेकिन दूरी उसे एक खाई जितनी बड़ी लग रही थी। वह अविश्वसनीय रूप से कमजोर महसूस कर रहा था। क्या ये दिव्य जल की अधिक मात्रा है, या आत्मा का भ्रष्टाचार अधोलोक से? नियो जानता था कि उसकी हालत इन दोनों में से किसी एक का नतीजा है। उसका दिमाग उसे जाने और सो जाने के लिए चिल्ला रहा था। हालांकि दिव्य जल तालाब के अंदर और ज्यादा समय तक रहना खतरनाक था। अगर उसने और दिव्य जल सोख लिया तो वह ओवरचार्ज बैटरी की तरह फट जाएगा। उसने तैरकर तालाब से बाहर निकलने की कोशिश की। उसके अंग इतने कमजोर थे कि चट्टानों की तरह भारी। जब वह खुद को दिव्य जल से दूर खींच रहा था तो वह अपनी आंखों और मुंह से बहते खून को नोटिस करने में विफल रहा। जब उसने अपनी आंखों के सामने स्क्रीन को देखा तो वह बेहोश होने वाला था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। धीरे धीरे उसके होठों से एक दबी हुई हंसी निकल गई। नियो खुद को सीमा तक धकेले बिना प्रशिक्षण ले सकता था। हालांकि उसने बिल्कुल विपरीत किया। और अद्वितीय कौशल अनुभव जोड़ 4। अद्वितीय कौशल मृत्यु 10/10। उसकी कड़ी मेहनत को पहचाना गया। नियो बेहोश हो गया। उसने अपनी आंखों के सामने स्क्रीन को चमकते नहीं देखा। अद्वितीय कौशल में महारत हासिल कर ली गई है। विकास शुरू होगा। अद्वितीय कौशल मृत्यु अमर में विकसित हो गया है। उसकी चोटें तेजी से ठीक होने लगीं। साथ ही वह पतला भी हो गया। उसने अपनी मांसपेशियां और अपने शरीर पर मौजूद थोड़ी चर्बी खो दी। उसके शरीर ने संचित ऊर्जा भंडार को खा जाने के बाद लालच से हवा में मौजूद दिव्य ऊर्जा को निगल लिया। दिव्य जल तालाब कांप उठा। मानो किसी के आदेश पर तालाब का पानी धुंध में बदलने लगा। इसने पानी के नीचे की गुफा को दिव्य ऊर्जा से भरपूर हवा से भर दिया। नियो के शरीर ने अवशोषित ऊर्जा का उपयोग उसे स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए किया। उसकी मांसपेशियां मजबूत हो गईं, उसकी हड्डियां स्टील की तरह सख्त हो गईं और उसके खून में सोने जैसा हल्का रंग आ गया। रैंक नश्वर जागृत। नियो ने दिव्य ऊर्जा का सेवन करना बंद कर दिया और दिव्य जल तालाब अपनी मूल स्थिति में लौट आया। जो कुछ हो रहा था उससे अनजान वह नींद में डूब गया। अचानक पानी की गुफाओं के प्रवेश द्वार से आवाजें निकलीं। क्या ये सही जगह है? हाँ, मैंने यहाँ दिव्य जल तालाब देखा। मुझे उम्मीद है कि यह सच है राजकुमारी। अगर हम अपना खुद का दिव्य जल स्रोत पा सकें तो हमारे देश को आखिरकार कुछ छूट मिल जाएगी। 2 महिलाएं गुफा में चली गईं। ये बस वहाँ है। अमेलिया ने बोलना बंद कर दिया जब उसने उस लड़के पर नजर डाली जो सो रहा था, नग्न, तालाब के बगल में। अमेलिया ने क्लारा को एक उदास भाव से देखा। यह एक घुसपैठिया लग रहा है। लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्लारा ने उससे कहा। उन्होंने अपने हथियार तैयार किए और बिना कोई आवाज किए नियो के पास पहुंच गए। क्लारा ने नेतृत्व किया। अमेलिया की अंगरक्षक के रूप में वह मरमेड देश की सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक थी। जैसे ही वे नियो के पास पहुंचने वाले थे वह कराह उठा। उसने अपना सिर हिलाया और ऊपर देखा। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं। तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए क्लारा आगे बढ़ी और नियो को पकड़ने की कोशिश की। वह उस पर हमला करने वाली थी जब उसने अपनी आंखें उस पर रखीं। अचानक पानी की गुफा में एक भयानक उपस्थिति उतरी। क्लारा और अमेलिया डर से जम गई थीं। उनके सिर के बाल खड़े हो गए और उन्होंने पाया कि वे अपना सिर नीचे कर रहे थे। नियो की आंखों में आंखें नहीं डाल पा रहे थे। तुम दोनों कौन हो? नियो ने पूछा और वह धीरे से खड़ा हो गया। वह जाग गया क्योंकि उसने मौत की गंध को महसूस किया और गुफा में 2 महिलाओं को पाया। वे दोनों उसकी पिछली दुनिया में देखी गई किसी भी महिला से कहीं अधिक सुंदर थीं। उसके पास वाली महिला के बाल समुद्र के नीले थे और उसके हाथ में भाला था। उसने काली चड्डी और पीली शर्ट पहनी थी जो उसके कारूस को उभार रही थी। पीछे वाली महिला के बाल चांदी के थे और आंखें लाल थीं। वह उम्र में नियो के करीब लग रही थी। उसकी नीली शॉर्ट्स और ग्रे टैंक टॉप ने उसकी जैद सफ़ेद त्वचा को उजागर किया। उसने एक धनुष पकड़ा और उसके पास पानी से बना एक तीर था जो धनुष की डोरी पर लगा था। नियो ने देखा कि उसकी निगाह उसके निचले हिस्से पर थी। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। इसे घूरना बंद करो। भ्रमित और घबराए होने के बावजूद उसके मुंह से एक शांत और भावहीन आवाज निकली। हालांकि उसकी जान को खतरा था और उसने खुद को उनके सामने उजागर कर दिया था, लेकिन अंडरवर्ल्ड के दबाव की तुलना में जहां सांस लेना भी दर्दनाक था, वर्तमान स्थिति उसके लिए गुनगुनी थी। सॉरी। अमेलिया का चेहरा लाल हो गया और उसने अपनी नज़रें नीची कर लीं।
उसके कपड़े पहनने के बाद नियो की सतर्कता कम हो गई। उसी पल भयानक उपस्थिति गायब हो गई। क्लारा ने राहत की सांस ली। वह लगभग अपने घुटनों पर गिर गई। अमेलिया के विपरीत वह नियो के करीब थी और उसकी उपस्थिति से गंभीर रूप से प्रभावित थी। कौन हो तुम? क्लारा ने अपने पैरों में ताकत लगाई और नियो को घूरा। वह उससे अंत तक लड़ने के लिए तैयार थी। नियो की उपस्थिति मृत्यु की थी। यह इतनी घनी थी कि क्लारा और अमेलिया, जिनका मृत्यु से कोई संबंध नहीं था, इसे महसूस कर सकती थीं। एक लिच या नेक्रोमेंसर में भी मृत्यु की इतनी घनी उपस्थिति नहीं होगी। क्लारा ने जोर से सांस ली। जब उसे उस व्यक्ति की याद आई जिसकी मृत्यु की उपस्थिति भी ऐसी ही थी, तो उसका शरीर कांप उठा। क्या तुम अंडरवर्ल्ड चले गए हो? अमेलिया की आंखें क्लारा की बात सुनकर वह भय से चौड़ी हो गई। कोई भी अंडरवर्ल्ड से वापस नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। यह एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत तथ्य था। केवल सबसे शक्तिशाली देवता, जो प्राकृतिक आपदाओं के बराबर थे, इसे प्राप्त करने में सक्षम हो सकते थे। इसका मतलब था, उसके सामने वाला लड़का एक देवता था जो शीर्ष पर पहुंच गया था। उसका युवा रूप एक झूठ था और वह एक बुरा राक्षस था जो सदियों से जीवित था। जब नियो ने कोई जवाब नहीं दिया तो क्लारा का संदेह और बढ़ गया। उसे यकीन था कि नियो एक शक्तिशाली देवता था। अरे, यहाँ क्यों है? क्या यहाँ का दिव्य जल उसका है? उसके विचार अस्त व्यस्त हो गए। हमने उस पर हमला करने की कोशिश की, वह निश्चित रूप से हमें मार डालेगा। मुझे कम से कम राजकुमारी को वापस भेजना होगा। क्लारा ने अपना वजन बदला और वह मुद्रा में आ गई। जैसे ही वह हमला करने वाली थी, नियो बोला, अमेलिया डी ब्यूफोर्ट और क्लारा विंटरफेल्ड, मरमेड देश के 2 उच्च रैंकिंग सदस्यों से मिलने की खुशी का श्रेय मुझे किसको जाता है? हालांकि वह शांत लग रहा था, लेकिन उसके विचार बिल्कुल विपरीत थे। बकवास, 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 बकवास। उन्हें आज क्यों आना पड़ा? नियो अमेलिया और क्लारा के बारे में जानता था क्योंकि वे उपन्यास में महत्वपूर्ण पात्र थे। वह भविष्यवाणी कर सकता था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था। मैं सुरक्षित हूं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं मजबूत हूं। लेकिन अगर उन्हें सच्चाई पता चल गई, तो वे दिव्य जल तालाब के स्थान को गुप्त रखने के लिए मुझे मार देंगे। नियो बस एक जागृत व्यक्ति था। वह हार जाएगा, भले ही अमेलिया उससे आंखों पर पट्टी बांध कर लड़े। क्लारा की तो बात ही छोड़िए, जो मरमेड किंगडम में एक ताकतवर थी। वह भी मुश्किल में था। तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? अपने भीतर की उथल पुथल के बावजूद नियो ने शांत भाव बनाए रखा। ओह, क्या तुम जागने के बाद मैंने जो किया उससे हैरान हो? मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं कल तक एक दुश्मन से लड़ रहा था और एक पल के लिए तुम दोनों को ही उसका दुश्मन समझ बैठा। क्लारा और अमेलिया का गला सूख गया। अगर नियो द्वारा उन्हें पहचाने जाने पर वे हैरान थे, तो वे उस पल बिल्कुल डर गए थे। वे नियो की त्वचा और पानी की गुफा के फर्श पर चिपके सूखे खून को देख सकते थे। कौन इतना मजबूत हो सकता है कि वह एक शक्तिशाली देवता को इस हद तक चोट पहुंचा सके? हालांकि उन्हें एक और बात का एहसास हुआ। नियो मिलनसार था। ऐसा नहीं लगा कि उसका उन्हें चोट पहुंचाने का इरादा था। सबूत के तौर पर, अगर वह चाहता तो उन्हें मार सकता था, लेकिन वे अभी भी जीवित थे। यह एक मौका था। मैं परम पूज्य को नमस्कार करता हूँ। अमेलिया ने झुककर प्रणाम किया। हमें नहीं पता था कि दिव्य जल तालाब आपका है। हम जल्द से जल्द चले जाएंगे। क्लारा ने संकेत समझ लिया। उसने झुककर अमेलिया का पीछा किया और जल गुफा से बाहर निकल गई। वे धीमे लेकिन तेज कदमों से चले। रुको, नियो ने अचानक कहा, तुम दोनों यहाँ क्यों थे? अमेलिया और क्लारा ने महसूस किया कि उनके दिल की धड़कनें रुक गई थीं जब नियो ने उन्हें जाने से ठीक पहले बुलाया। हालांकि नियो के पास कोई और विकल्प नहीं था। वे उससे ज्यादा ताकतवर थे और उसे मार सकते थे। लेकिन यहाँ उनसे मिलना एक मौका था, उनके लिए और उसके लिए। इससे पहले कि वे कोई बहाना बना पाते, नियो ने पूछा, तुम्हें दिव्य जल तालाब चाहिए था? उन्होंने अपने विचारों को अपने चेहरे पर दिखने से छिपाने की कोशिश की, लेकिन नियो इसे काफी आसानी से देख सकता था। उसके होठों का कोना ऊपर उठा। मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें दिव्य जल तालाब दे सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे कुछ चाहिए। जब उन्होंने उसकी बात सुनी तो उनके हाव भाव में काफी बदलाव आए। संदेह, आशा, अविश्वास। अमेलिया ने अपना मुंह खोला। सच में, हम जितना चाहें उतना पैसा दे सकते हैं। पैसा नहीं। दिव्य जल तालाब ने अपनी जरूरत पूरी कर ली थी। अगर नियो इसे बेच देता तो यह उसके लिए सौभाग्य ला सकता था। लेकिन पैसे से महत्वपूर्ण खजाने नहीं लाए जा सकते थे। मुझे ट्रेमर रैंक वाला जादू मंत्र चाहिए। क्या वह हमारे शाही परिवार की विरासत है। हम इसे बाहरी लोगों को नहीं दे सकते। अमेलिया को परेशानी महसूस हुई। वह दिव्य जल तालाब प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन एक ट्रेमर रैंक वाला जादू मंत्र बहुत ज्यादा था। जादू मंत्र 5 श्रेणियों में विभाजित थे। कानाफूसी, गूंज, प्रतिध्वनि, कंपन। मरमेड देश में केवल एक ट्रेमर रैंक वाला जादू मंत्र था।
यह महान महासागर देवता पोसेडॉन द्वारा अमेलिया के पूर्वज को दिया गया था। यह मंत्र ही कारण था कि उसके पूर्वज अलास्पा के कठोर समुद्र में मरमेड देश की स्थापना कर सके। जब क्लारा ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो अमेलिया विचारों में खोई हुई थी। अंगरक्षक ने उसे गहरी निगाह से देखा। अमेलिया के होठों से एक आह निकली। वह समझ गई कि क्लारा का क्या मतलब था। उनके पास दिव्य जल तालाब प्राप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने देखा कि नियो हिलने वाला नहीं था और बोली, मैं एक महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले सकती, मैं खुद भी ऐसा ही चाहता हूँ। हम रानी, मेरी माँ से अपील कर सकते हैं और मुझे लगता है कि वह आपकी मांग मान लेंगी। उसकी बातें किसी को भी झूठ जैसी लगतीं। मरमेड देश की रानी को तानाशाह रानी कहा जाता था। वह कोई ऐसी नहीं थी जो मोल तोल करती थी और इसके बजाय दूसरों से सब कुछ ले लेती थी। हालांकि यह सच था कि तानाशाह रानी को बड़ी मात्रा में दिव्य जल की तत्काल आवश्यकता थी। वह नियो को बिना किसी मुआवजे के उन्हें देने के लिए मजबूर कर सकती थी। अमेलिया ने नहीं सोचा था कि ऐसा परिदृश्य घटित होगा। नियो मजबूत था। उसकी माँ अपने हथियार, उसकी जबरदस्त ताकत का उपयोग करके नियो से दिव्य जल तालाब नहीं छीन पाएगी। नियो ने इसके बारे में सोचा। उसे अमेलिया की बातें उचित लगीं। और हालांकि वह मजबूत नहीं था, लेकिन उसे यकीन था कि तानाशाह रानी अनैतिक तरीके से उससे दिव्य जल तालाब नहीं छीनेगी। कारण ये था कि उसे दिव्य जल की तत्काल आवश्यकता क्यों थी। मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। मैं रानी से कब मिल सकता हूँ? अभी, चलो, अभी चलते हैं। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वह इस समय विशेष रूप से सुंदर लग रही थी। नियो द्वारा श्वसन यंत्र पहनने के बाद तीनों पानी के नीचे की गुफा से बाहर निकल गए। वह इसके बिना पानी के नीचे सांस नहीं ले सकता था। अमेलिया और क्लारा को यह अजीब लगा कि उसके जैसे किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन टैंक का उपयोग कैसे करना पड़ता है, लेकिन उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। वे पानी के नीचे की गुफा से बाहर आए और नियो ने समुद्र के अंदर एक विशाल पूर्वी समुद्री ड्रैगन को तैरते हुए देखा। समुद्री ड्रैगन के पास नीले रंग के शल्क थे। उसकी अभिव्यक्ति क्रूर थी और एक शक्तिशाली आभा थी। ड्रैगन के प्रकट होने के बाद आसपास की सभी मछलियां गायब हो गई थीं। समुद्री ड्रैगन पर नियो की नज़र को देखते हुए अमेलिया ने समझाया, ये हमारी सवारी है। केवल एजियोर समुद्री ड्रैगन ही अलास्पा सागर में यात्रा कर सकते हैं। वह बिना किसी समस्या के पानी के नीचे बात कर सकती थी। क्लारा भी वैसी ही थी। उन दोनों के पास मरमेड ब्लडलाइन थी। पानी के नीचे का समुद्र उनका घरेलू मैदान था। वे तैरकर एजियोर ड्रैगन की पीठ के ऊपर आ गए। इस समय उनके स्थान पर एक जल रहित क्षेत्र दिखाई दिया। वे अपने पैरों से ड्रैगन की पीठ पर उतरे। नियो देख सकता था कि पानी को एक अदृश्य गुंबद द्वारा अवरुद्ध किया जा रहा था, संभवतः एजियोर ड्रैगन की एक क्षमता। वह बिना किसी समस्या के सांस ले सकता था। उन्होंने यात्रा शुरू की। जब भी उन्हें एजियोर ड्रैगन का आभास होता, समुद्री जानवर भाग जाते। पानी के नीचे यात्रा करते हुए नियो को लगा कि यह यात्रा अच्छे दृश्य के साथ हवाई जहाज की सवारी से अलग नहीं थी। नियो देख सकता था कि अमेलिया उसकी ओर चुपके से देख रही थी, जैसे कि वह बात करना चाहती थी लेकिन बातचीत शुरू करने से डर रही थी, और क्लारा उसे भौहें सिकुड़कर देख रही थी। उसने उनसे बात नहीं की और इसके बजाय खुद पर ध्यान केंद्रित किया। उसे अभी भी अपने कौशल के विकास द्वारा लाए गए परिवर्तनों को देखना बाकी था। स्थिति, उसने सोचा। नियो हारग्रेव्स, रैंक ग्रेड 5 जागृत, दिव्य ऊर्जा शुद्धता ग्रेड 1 जागृत, आंकड़े शक्ति 18, गति 21, निपुणता 17, संविधान 12, भाग्य 0, आत्मीयता मृत्यु छाया अंधकार 0, जादुई मंत्र नेक्रोटिक स्पर्श, रक्तरेखा मृत्यु का सम्राट, अद्वितीय कौशल मृत्यु अमर, खोज कोई नहीं। जागृत में विकसित होने के बाद उसकी स्थिति स्क्रीन बदल गई। जागृत के लिए उसके आंकड़े कम थे, जो समझ में आता था क्योंकि वह हाल ही में विकसित हुआ था। हालांकि भाग्य काफी आश्चर्यजनक था। वह किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता था जिसका भाग्य 1 से कम हो। नियो की दिव्य ऊर्जा शुद्धता बहुत अधिक थी। उसने इसका श्रेय बड़ी मात्रा में दिव्य जल को अवशोषित करने को दिया। जादुई मंत्र वही है जो ग्रिम रीपर ने मुझे दिया था। मुझे आश्चर्य है कि यह किस रैंक का है। नेक्रोटिक टच, रैंक ट्रेमा, महारत प्रशिक्षु, प्रभाव स्पर्श के माध्यम से लक्ष्य पर मृत्यु चिन्ह लागू करता है। अधिकतम स्टैग 5। देवता मुख्य रूप से जादू मंत्रों से लड़ते थे और अपने अद्वितीय कौशल का उपयोग ट्रम्प कार्ड के रूप में करते थे। जादुई मंत्रों का उपयोग करने के लिए किसी को अपने भगवान के रक्त को जलाना पड़ता था, जबकि भगवान के रक्त को समय के साथ स्वाभाविक रूप से बहाल किया जा सकता था। बहुत अधिक मात्रा में सेवन करने से अनीमिया के कारण देवता की मृत्यु हो सकती थी। नियो मंत्र की रैंक देखकर हैरान था। ऐसा लग रहा था कि वह जिस ग्रिम रीपर से मिला था वह एक उच्च रैंक वाला कार्मिक था। फिर से सोचने पर हेड्स के रक्त की आत्मा को लाने के लिए किसी ग्रिम रीपर को नहीं भेजा गया होगा। अद्वितीय कौशल मृत्यु 1/10। कौशल प्रभाव आप मर जाते हैं।
मृत्यु कौशल में पूरी तरह से महारत हासिल हो चुकी थी। इसकी बदौलत नियो ने एक और कौशल हासिल किया। उसने नए कौशल के विवरण की प्रत्याशा के साथ जांच की। ये शक्तिशाली होना ही था, ये देखते हुए कि उसे इसे पाने के लिए कितनी परेशानी से गुजरना पड़ा था। अद्वितीय कौशल अमर 1/0/100। कौशल प्रभाव, आपको हर 24 घंटे में एक अतिरिक्त जीवन मिलता है। अधिकतम स्टैग 3। उसका चेहरा विकृत हो गया। यह क्या बकवास था। कौशल अविश्वसनीय रूप से उपयोगी था, लेकिन वह इतने सारे जीवन के साथ क्या करेगा। अगर कोई प्रतिद्वंद्वी उसे एक बार मार सकता है तो वह उसे 2 बार भी मार सकता है, यहाँ तक कि 3 या 4 बार भी। अरे, क्या सम्राट ऑफ डेथ वंश के सभी कौशल इतने कमजोर थे। शांत हो जाओ, यह एक शक्तिशाली कौशल नहीं है, हालांकि यह एक सहायक कौशल के रूप में उल्लेखनीय है। इसके अलावा अंडरवर्ल्ड में समय धीरे धीरे बीतता है। मैं अपने जादू के मंत्रों को प्रशिक्षित करने के लिए वहां जा सकता हूं। नियो ने आह भरी। ऐसा लग रहा था कि उसे निकट भविष्य में मरना ही पड़ेगा। नियो को आहें भरते देख क्लारा और भी अधिक अविश्वासी हो गई। उसे अपने विचारों पर पूरा भरोसा था। नियो कमजोर था। मृत्यु की आभा के अलावा उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे मजबूत दिखाए। उसके शरीर से रिसने वाली दिव्य ऊर्जा अतुलनीय रूप से कमजोर थी और उसका उस पर नियंत्रण भी ठीक से नहीं था। क्या वह अपनी ताकत के बारे में झूठ बोल रहा था? नहीं, क्या उन्होंने उसे पहले ही गलत समझ लिया था? उसने कभी नहीं कहा कि वह एक उच्च श्रेणी का देवता है, उन्हें लगा कि वह खुद ही एक देवता है। अगर यह सच था तो उसे मरमेड देश में लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्लारा ने अपने भाले की ओर देखा। उसकी उंगलियां फड़कने लगीं। उसने अभी उसे पकड़ने के बारे में सोचा ही था कि अचानक उसने देखा कि नियो उसे घूर रहा है। उसने अपनी नज़र भाले पर घुमाई और उपहास किया। क्या उसने मेरी रक्तपिपासा को पहचान लिया? क्लारा और भी उलझन में पड़ गई। ये स्पष्ट था कि नियो का मृत्यु तत्व के साथ बहुत अधिक लगाव था, इस हद तक कि वह अपने प्रति निर्देशित रक्तपात की हल्की सी भी भावना को पहचान सकता था, लेकिन उसके खराब दिव्य ऊर्जा नियंत्रण ने कहा कि वह सर्वश्रेष्ठ रूप से एक जागृत देवता था। क्या है, वह मजबूत है या कमजोर? क्लारा ने तत्काल कोई कार्रवाई न करने का फैसला किया। वह भी उस पर नजर रखेगी। एजियो ड्रैगन अलास्पा सागर में पहुंच गया। नियो ने अंदर से चौंक कर देखा जब उसने हर दिशा में छोटे और विशाल दोनों तरह के सैकड़ों तूफान देखे। आकाश बादलों से ढका हुआ था और प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण समुद्र का पानी काला था। सूरज की रोशनी के बिना कोई नहीं जान सकता था कि वे तूफान की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं जब तक कि बहुत देर न हो जाए। एजियो ड्रैगन तेजी से तूफानों के अंतराल से उड़ गया। ऐसा लग रहा था कि वह समुद्री शैतानों की सीमा और ताकत को जानता था और एक पेशेवर बस चालक की तरह नेविगेट करने में कामयाब रहा। आधे दिन की यात्रा के बाद तूफान गायब हो गए। बादल छट गए, सूरज की रोशनी वापस आ गई और दूर से एक किनारा दिखाई दिया। हम यहाँ हैं, अमेलिया मुस्कुराई। उसने एजियो ड्रैगन को किनारे का चक्कर लगाने और उन्हें एकांत क्षेत्र में छोड़ने का आदेश दिया। जब वे एजियो ड्रैगन की पीठ से उतरे तो नियो भारी सांस ले रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और उसकी मांसपेशियां दर्द कर रही थीं। एक दिन बिना आराम किए एजियो ड्रैगन की सवारी करने से उसका कमज़ोर शरीर खराब हो गया। अरे, जागृत रैंक पर पहुंचने के बाद मैं इतना कमज़ोर क्यों हो गया हूं? क्या मैं अभिशप्त हूं या क्या? तुम अच्छे नहीं लग रहे हो। अमेलिया ने उसकी हालत देखी। क्लारा के विपरीत, जो चुप रही, उसने अभी बोलने में संकोच नहीं किया। मुझे पता है। नियो ने अपने चेहरे पर थकावट नहीं दिखाई। मैं खुद को ठीक करने के लिए दिव्य जल तालाब का उपयोग कर रहा था। क्या ये तुम्हारी लड़ाई का साइड इफेक्ट है? तुम्हारा दुश्मन कौन था? क्या तुम अगली बार अपनी जीत की संभावना बढ़ाने के लिए ट्रेमर रैंक वाले जादू के मंत्र इकट्ठा कर रहे हो? उसके तेज सवालों और चमकती निगाहों ने नियो को एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। राजकुमारी, हमें जाना चाहिए। क्लारा ने नियो को अभिभूत करने से पहले उसे बीच में ही टोक दिया। उसने उसे धन्यवाद देते हुए देखा। वे किनारे से निकल गए और विशाल समुद्र तट की चट्टानों के बगल में छिपी एक गाड़ी के पास पहुंचे। इसे आज जैसे अवसरों के लिए वहां छोड़ा गया था। गाड़ी, वे गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं जबकि बाकी दुनिया में कारें हैं। धिक्कार है, मैं एक दुर्गम जगह पर हूं या क्या? नियो ने सोचा। उसे उस देश से बहुत उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी जो आज के समय में राजशाही का पालन करता है। अमेलिया सबसे पहले गाड़ी पर चढ़ी। अंदर जाने के बाद उसने देखा कि नियो भारी सांस ले रहा था और दर्द के कारण अपने शरीर को ज्यादा हिला नहीं पा रहा था। उसने उसे चढ़ने में मदद करने के लिए अपना हाथ दिया। नियो ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन वह वास्तव में कमज़ोर महसूस कर रहा था। वह अपनी इच्छाशक्ति से नींद और थकावट से लड़ रहा था। जब अमेलिया ने सोचा कि उसे उसकी मदद की ज़रूरत नहीं है, तो नियो ने उसका हाथ पकड़ा और गाड़ी में चढ़ गया। उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। क्लारा ने गाड़ी की लगाम थाम ली और गाड़ी चलाने लगी। रास्ते में नियो ने थोड़ी देर की झपकी लेने का फैसला किया।
तानाशाह रानी से मिलने से पहले उसे अपनी सबसे अच्छी स्थिति में होना चाहिए था। उठो, हम यहाँ हैं। एक मधुर आवाज़ ने उसे जगाया। नियो को चिड़चिड़ाहट महसूस हुई। उसे कुछ मिनटों के लिए नींद आ गई थी, इससे पहले कि उसे बताया जाता कि समय समाप्त हो गया है। अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि क्लारा दरवाजे पर थी और अमेलिया उसके सामने थी। पहले से ही कुछ घंटे हो चुके हैं। हमने आपको आराम करने देने के लिए रानी से अपनी मुलाकात भी टाल दी, क्लारा ने समझाया। नियो को ऐसा नहीं लगा कि वह बिल्कुल भी सोया था। शायद थोड़ी देर की झपकी लेना एक बुरा विचार था। वह गाड़ी से बाहर निकला और एक शानदार महल देखा। एज्योर स्पायर पैलेस एक लुभावने चमत्कार के रूप में सामने आया। नीले रंग के समृद्ध रंगों से सजी इसकी विशाल संरचना सूरज के नीचे नीलम की तरह चमक रही थी। महल के माध्यम से दिखाए जाने वाले समृद्ध इतिहास और शाही वैभव नियो को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। वे महल में दाखिल हुए। क्या हम तुरंत रानी से मिल रहे हैं? नियो ने पूछा। हाँ, वह दर्शकों के साथ व्यस्त है, लेकिन उसने आपसे जल्द से जल्द मिलने के लिए कहा है, अमेलिया ने उत्तर दिया। जब दोनों बातचीत कर रहे थे, क्लारा एक वफादार छाया की तरह चुपचाप अमेलिया का पीछा कर रही थी। वे दर्शक कक्ष के दरवाजे पर पहुंचे। गार्ड ने उन्हें प्रणाम किया और उनके आगमन की घोषणा करने के लिए हॉल में प्रवेश किया। दर्शक हॉल। तानाशाह रानी एलिजाबेथ सिंहासन पर बैठी थी। उसके चांदी के बाल चांदनी की तरह झर रहे थे और उसकी गहरी और रहस्यमयी लाल आंखें माणिक की तरह चमक रही थीं, जो आकर्षण और खतरे दोनों की आभा बिखेर रही थीं। उसकी निगाह में दूर के तारे की ठंडक थी, फिर भी एक ऐसा आकर्षण था जो सभी की निगाहों को अपनी ओर खींच रहा था। दर्शक दीर्घा के दोनों ओर दर्जनों मंत्री और नागरिक थे। आज के दर्शकों को रानी ने अचानक रोक दिया था। उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है। जब वे प्रतीक्षा कर रहे थे तो एक गार्ड हॉल में दाखिल हुआ। राजकुमारी अमेलिया डी ब्यूफोर्ट एक सम्मानित अतिथि के साथ आ रही हैं। अमेलिया और क्लारा अंदर चली गईं। तुरंत मंत्रियों की निगाहें दरवाजों की ओर खींच गईं, जो सम्मानित अतिथि की प्रतीक्षा कर रहे थे, जैसे बाज शिकार के लिए। यह एक खुला रहस्य था कि अमेलिया रानी को बचाने के लिए दिव्य जल स्रोत की तलाश कर रही थी। हालांकि उनमें से अधिकांश इसके खिलाफ थे, तो उन्हें सतर्क रहना था, ये जानने के लिए कि क्या सम्मानित अतिथि वास्तव में रानी को बचाने में सक्षम था। अगर वह था, तो वह दुश्मन था। अगर वह वाकई रानी को बचाने में सक्षम था, तो वह दुश्मन था। शायद उनकी शत्रुतापूर्ण आभा पर प्रतिक्रिया करते हुए एक भारी उपस्थिति दरवाजे के माध्यम से हॉल में फट गई। दर्शक स्तब्ध रह गए और रानी ने दिलचस्पी से देखा कि एक काले बालों वाला युवक अंदर आया। एक नज़र में वह कमज़ोर लग रहा था, यहाँ तक कि अपने शरीर से रिसने वाली दिव्य ऊर्जा को नियंत्रित करने में भी सक्षम नहीं था। हालांकि वे उस पर मृत्यु की भारी आभा महसूस कर सकते थे। पहरेदारों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। तुम कौन हो? उसे पकड़ो। उन्होंने तेजी से नियो को घेर लिया और अपने हथियार उस पर तान दिए। उसकी आभा ने उसे एक राक्षस की तरह बना दिया जो उन पर झपटने के लिए तैयार था। उन्होंने उसे एक घुसपैठिया समझ लिया। उसे छोड़ दो, रानी बोली। मंत्री रानी को ऐसे खतरनाक व्यक्ति को रिहा न करने की सलाह देना चाहते थे। हालांकि उन्होंने उसके हाव भाव में कुछ गड़बड़ देखी। वह मुस्कुरा रही थी। उसके मुलायम और रसीले होंठ एक छोटी अप्रतिरोध्य मुस्कान में खींच गए थे। सभी की पीठ में ठंडक दौड़ गई। ये वध के आगमन का संकेत है, किसी ने बड़बड़ाया। रानी ने नियो पर अपनी नज़र बनाए रखी। उसकी आंखें चमक रही थीं और नियो के सामने मंडराते हुए वह कुछ ऐसा देख सकती थी जो कोई नहीं देख सकता था। नाम नियो हारग्रेव्स। रैंक ग्रेड 5 जागृत। रक्तरेखा मृत्यु का सम्राट। दर्शक हॉल में सन्नाटा छा गया था। इसे नियो ने तोड़ा, जो कि अचंभित था। तुम? उसने रानी को ढंकने वाली मृत्यु की मोटी आभा को देखा। उसकी मजबूत मृत्यु आत्मीयता ने उसे दूसरों की मृत्यु के आगमन के समय का मोटे तौर पर अनुमान लगाने की अनुमति दी। मृत्यु ने उसे पहले ही छू लिया था। वह अपनी जबरदस्त शक्ति के माध्यम से उसकी पुकार का विरोध कर रही थी। लेकिन तुम 3 दिन में मर जाओगे। नियो के शब्दों ने दर्शकों के हॉल में माहौल में एक भयावह बदलाव ला दिया। कुछ लोग उसके शब्दों पर संदेह कर रहे थे, कुछ लोग परेशान दिख रहे थे, उनमें से ज्यादातर खुश थे। अमेलिया ने उसकी कलाई पकड़ ली। क्या तुम इतना आश्वस्त कैसे हो सकते हो? हमारे पास दिव्य जल तालाब है। दिव्य जल मदद नहीं करेगा। तुम इसका इस्तेमाल औषधि और अमृत बनाने के लिए कर सकते हो, लेकिन उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। वह मर जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे उपन्यास में उसकी मृत्यु हुई थी। तानाशाह रानी ने खबर के बावजूद शांत भाव बनाए रखा। उसे देखकर कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता था कि वह मृत्यु के द्वार पर है। आज का दर्शक दीर्घा समाप्त हो चुका है, रानी बोली। उसकी मुस्कान ने लोगों को उनकी स्तब्धता से बाहर निकाल दिया। ध्यान से सोचने पर नियो जैसा जागृत देवता तानाशाह रानी की मृत्यु का समय कैसे अनुमान लगा सकता है? हालांकि यह अजीब था। रानी उसके अपमानजनक शब्दों के बाद उसे नहीं मार रही थी।
उन्हें अचानक एक भयानक विचार आया। क्या ये रानी की योजना थी, ये देखने के लिए कि उसकी मृत्यु का समर्थन किसने किया, और उसने उन लोगों को मारने की योजना बनाई जिन्हें वह दोषी मानती थी। जब मंत्री हॉल से बाहर निकल रहे थे, रानी ने क्लारा से कहा, उसे मेरे कार्यालय में लाओ। वह खड़ी हुई और चली गई। नियो ने अमेलिया की ओर देखा और उसे खाली नज़रों और मुट्ठी बंद करके फर्श पर घूरते हुए देखा। कृपया मेरे पीछे आओ, क्लारा बोली। वह नियो को दूसरे कमरे में ले गई। दरवाज़ा दर्शकों के हॉल जितना बड़ा नहीं था, लेकिन उतना ही राजसी था। वह यहाँ है, मेरी रानी, क्लारा ने दरवाज़ा खटखटाने के बाद कहा। उसे अंदर भेजो। अंदर घुसते ही नियो ने सबसे पहले तानाशाह रानी एलिजाबेथ को देखा। वह मुस्कुराते हुए चाय बना रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने जीवन में महान मृत्यु देवता हेड्स के किसी रिश्तेदार से मिलूंगा। हाल ही में जागृत हुए एक देवता, उसने उसे बैठने के लिए इशारा करते हुए कहा। तुम यहाँ क्यों हो? दिव्य जल तालाब बेचने के लिए। वह सोफे पर बैठ गया। उसकी आंखें अनजाने में खिड़की के बगल में लगे गमलों के पौधों पर चली गईं। क्या इसीलिए अमेलिया तुम्हें यहाँ लाई है? मुझे तुम्हारा प्रस्ताव अस्वीकार करना होगा। मुझे दिव्य जल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं किसी भी तरह से मरने जा रही हूँ। जैसा कि अपेक्षित था, वह जानती थी। हालांकि उसने नियो को मिलने के लिए बुलाया था, इसका मतलब था कि उसके पास कुछ ऐसा था जिसकी उसे आवश्यकता थी। हालांकि उसने कहा, मैं इसके बारे में सोच सकती हूँ यदि आप, मृत्यु के उत्तराधिकारी, मुझे बचा सकते हैं। मैं कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ये जानना होगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। नियो जानता था कि वह क्यों मरने वाली थी। उसे अभी भी उसके मुंह से ये सुनने की ज़रूरत थी, क्योंकि यह संदिग्ध होगा यदि वह कुछ ऐसा जानता जो रानी के अलावा किसी और को नहीं पता। मैं अभिशप्त हूँ, उसने आसानी से उत्तर बता दिया। नियो ने सोचा कि उसे और मोलभाव करना होगा। उसने एक विचारशील भाव का दिखावा किया। सच में, सोचने की कोई ज़रूरत नहीं थी, यही कारण था कि वह यहाँ आया था। छिपे हुए टुकड़े को इकट्ठा करने के लिए, जिसने खलनायक को मरमेद साम्राज्य को अकेले ही नष्ट करने की अनुमति दी। उसने जो ट्रेमर रैंक वाला जादू मंत्र मांगा था, वह सिर्फ एक जादू था। धुआंधार। मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। बेशक, आपको मुझे ट्रेमर रैंक वाला जादू मंत्र भी देना होगा जिसका वादा राजकुमारी ने किया था। उसके शांत भाव के पीछे छिपी कमजोरियां एक पल के लिए दिखीं, लेकिन उसने उन्हें जल्दी से छिपा लिया। वह 2 चाय के कप लेकर आए और उन्हें मेज पर रख दिया। जब वह नियो के सामने बैठी तो उसने कप में चाय डाली। एलिजाबेथ ने उससे पूछा था कि क्या वह उसे ठीक कर सकता है, क्योंकि वह मौत का खून था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में ऐसा कर सकता है। उसने अपनी भुजाओं को कांपने से रोका और शांति से बोली, अगर तुम्हें इतना आत्मविश्वास है तो तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए होगा। तुम्हारी सबसे बेशकीमती चीज़। वह मुस्कुराया। मुझे दे दो। वह सीधे तौर पर यह नहीं कह सकता था कि उसे उसका हथियार चाहिए, पोसिडॉन के ट्राइडेंट की प्रतिकृति। हालांकि उसके शब्द इतने सीधे थे कि वह उसे समझ गई। तुम्हें पोसिडॉन चाहिए? उसने बोलना बंद कर दिया और दरवाजे की ओर मुड़ी। एक चंचल मुस्कान दिखाई दी उसके चेहरे पर। वह जोर से बोली मानो वह चाहती थी कि दरवाजे के पीछे छिपा व्यक्ति उसकी बात सुन ले। मेरी सबसे कीमती संपत्ति, तुम मेरा राज्य चाहते हो। ऐसा होने के लिए तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी होगी। क्या? नियो को समझ में नहीं आया कि वह किस बारे में बात कर रही थी। उसने अचानक पोसिडॉन के ट्राइडेंट से विषय बदलकर शादी क्यों कर दिया। ओह डियर, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि तुम्हारा खानदान कुलीन है, लेकिन मैं अपनी बेटी को राजनीतिक विवाह के लिए मजबूर नहीं करना चाहती। तब नहीं जब तुम मुझसे कमज़ोर हो। मैं तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करना चाहती। नियो ने चिढ़कर जवाब देने का फैसला किया। अगर तुम्हारा राज्य तुम्हारी सबसे कीमती संपत्ति है, तो मैं राजकुमारी का मंगेतर बनने के बजाय रानी से शादी करके राजा बनना पसंद करूंगी। रानी ने एक हाथ से अपना चेहरा सहलाया। हे भगवान, क्या तुम कह रहे हो कि तुम मुझे चाहते हो?